मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ संख्या 3 रीढ़ की हड्डी, जो कि एक एकांकी के रूप में है और इसके लेखक हैं सुप्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। एकांकी और नाटक में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एकांकी में सिर्फ एक ही अंक होता है। इसमें भी नाटक की भांति पात्र होते हैं और कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन एक ही अंक में कहानी समाप्त हो जाती है। नाटक अधिक लंबा होता है। आज हम इसी एकांकी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। प्रस्तुत एकांकी में उमा, उमा की माँ प्रेमा, उमा के पिता रामस्वरूप, शंकर तथा उसके पिता गोपाल प्रसाद प्रमुख पात्र के रूप में हैं। इन सब पात्रों में सबसे अधिक प्रभावशाली पात्र है उमा। उमा यद्यपि एकांकी के अंतिम भाग में हमारे सामने उपस्थित होती है, पर एक बार मंच पर जाने के बाद वह अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ देती है। महिला पात्रों के माध्यम से समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी जकड़ी हुई मानसिकता पर चोट करते हुए स्त्रियों की शिक्षा से उत्पन्न उनके साहस और आत्मबल को प्रदर्शित किया गया है। जितना महत्व हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का होता है, रीढ़ की हड्डी की सहायता से ही हमारा जो शरीर है वो सीधा खड़ा रहता है और हमें एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार समाज में उसके जो सदस्य होते हैं और साथ में उनकी स्वस्थ सोच जो होती है वो रीढ़ की हड्डी के समान होती है। अगर समाज में लोगों की सोच स्वस्थ नहीं होती है, सकारात्मक नहीं होती है, तो उनकी रीढ़ की हड्डी मानो टूटी हुई है, वो रीढ़ की हड्डी के बिना है। और रीढ़ की हड्डी के बिना जब शरीर काम नहीं कर सकता तो एक समाज कैसे काम कर सकता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में लड़का लड़की के बीच मौजूद भेदभाव को भी दर्शाया है। आज भी लड़कियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता चारों तरफ व्याप्त है। लेखक ने इस पर प्रहार करते हुए लड़कियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। शिक्षित होकर वे आत्मविश्वासी और साहसी बन जाती हैं। शिक्षित होकर लड़कियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती हैं और अपना भविष्य अधिक अच्छी तरह संवार सकती हैं। लड़कियों को सजावट की वस्तु मानने वाले लोगों तथा दहेज के लोभियों को शिक्षित एवं अपने अधिकारों के प्रति सचेत लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। आइए रीढ़ की हड्डी एकांकी की विषय वस्तु को जान लेते हैं। एकांकी की शुरुआत रामस्वरूप द्वारा मेहमानों के स्वागत की तैयारी से होती है। बाबू रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष की सज्जा में सुधार करते हैं। नौकर चादर की बजाय धोती मांगता है, जिससे मालकिन प्रेमा गुस्सा होकर स्टेज पर पहुंच जाती है। आगे रामस्वरूप और प्रेमा की चिंता दिखाई गई है। नौकर को चादर लाने का आदेश देकर प्रेमा अपने पति को बताती है कि उमा शादी के लिए जरा भी उत्साहित नहीं है। न वह चेहरे पर पाउडर लगाना चाहती है और न साड़ी बांधने को तैयार है। रामस्वरूप पत्नी से कहते हैं कि उमा को संभालने की और उसे तैयार करने की जिम्मेदारी उसकी है, पर पत्नी पति पर आरोप लगाती हुई कहती है न वे उसे अधिक पढ़ाते और न ये दिन देखना पड़ता, उसका केवल एंट्रेंस पास करना ही काफ़ी था। पत्नी की इस बात पर रामस्वरूप गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं वह उसकी पढ़ाई लिखाई की चर्चा क्यों कर रही है। उनके अतिथि गोपाल प्रसाद यूं तो वकील हैं, सभी सोसाइटियों में जाते हैं, पर वे बहु कम पढ़ी लिखी ही चाहते हैं। बेटा बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, पर पत्नी वह भी कम पढ़ी लिखी ही चाहता है। इस संवाद के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर समाज की रूढ़िवादी सोच पर गहरा व्यंग किया है। लोग खुद तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहू के रूप में वो कम पढ़ी लिखी लड़की ही चाहते हैं, ताकि वो उनका विरोध नहीं कर सके, उनकी हाँ में हाँ मिला सके, उसकी अपनी कोई सोच नहीं हो और ना ही वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो। वो सभी की जी हजूरी करती रहे और इसी तरह की मानसिकता आज भी हमारे समाज में काफ़ी लोगों में व्याप्त है। आगे गोपाल प्रसाद का अपने बेटे शंकर के साथ आगमन होता है। नौकर को मक्खन लाने भेज रामस्वरूप मेहमानों का स्वागत करते हैं। औपचारिकता समाप्त होने के बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। पता चलता है कि लड़का पढ़ाई में मार्जिन रखता है। उनकी बातचीत से पता लगता है कि दोनों ही पिता, रामस्वरूप जो कि उमा के पिता हैं और गोपाल प्रसाद जो कि शंकर के पिता हैं, दोनों की बातचीत में पुराने जमाने को अधिक आकर्षक बताया गया है। और हम सब भी अपने आसपास, अपने परिवार में, आसपास के लोगों के द्वारा जो हमसे बड़े होते हैं, जिनकी उम्र हमसे बहुत अधिक होती है, वे अपने ज़माने की बातें अधिक करते हैं और हमेशा ही कहते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, आजकल के बच्चे नहीं समझते हैं। तो ये एक पूरा अंतराल आ जाता है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों में।
उनका कहना है कि उनके ज़माने का मैट्रिक पास भी आज के एमए पास से अधिक अच्छी अंग्रेजी जानता है। दोनों एक दूसरे की बात का समर्थन करते हैं तो शंकर ही करके हंसता है। तभी गोपाल प्रसाद बिजनेस की बात पर आने को कहते हैं। एक बार तो राम स्वरूप चौंकते हैं, पर बात समझकर कमरे से चाय की ट्रे और नाश्ता लाने चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को कहते हैं कि हैसियत तो ठीक लगती है, देखते हैं लड़की कैसी है। साथ ही शंकर को अपनी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन सीधी करके बैठने को कहते हैं। तो यहाँ भी व्यंग छुपा हुआ है। लड़कियों की पढ़ाई और खूबसूरती पर चर्चा होती है। राम स्वरूप कहते हैं कि हमारे ज़माने में खूबसूरती का तो सवाल ही नहीं उठता था। वे शंकर से पूछते हैं कि शादी तय करने में खूबसूरती कितना मायने रखती है। इसका उत्तर गोपाल प्रसाद देते हुए कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है, चाहे पाउडर लगाए या और तरीके अपनाकर सुंदर दिखे, लेकिन लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होने पर उसके नखरे कौन सहेगा। शंकर भी इस बात का समर्थन करता है, बस अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इसके लिए गोपाल प्रसाद जी तर्क देते हुए कहते हैं कि लोगों का कहना है कि लड़कों को बीए एमए करवाया है तो बहू भी ग्रेजुएट हो। अरे मैं कहता हूँ दोनों की क्या बराबरी। मर्दों का काम है पढ़ लिख कर काबिल होना। अगर औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगी, पॉलिटिक्स पर बहस करेंगी तो घर कैसे चलेगा। राम स्वरूप जी, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं। ऐसी ही कुछ बातें केवल मर्दों को ही शोभा देती हैं। ऊंची तालीम या शिक्षा भी उनमें से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूढ़िवादी सोच का परिचय यहाँ पर मिलता है कि किस तरीके से लड़का तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन बहू जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बात का विरोध नहीं करेगी, हाँ में हाँ मिलाएगी और परिवार की गाड़ी आगे चलती रहेगी। इसी दौरान उमा का प्रवेश होता है, जो कि मुख्य पात्र हम कह सकते हैं और प्रभावशाली पात्र भी हम कह सकते हैं। सादे कपड़ों में पान की तस्तरी लिए उमा आती है और तस्तरी अपने पिता को देती है। उसी समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा सोने के फ्रेम वाला चश्मा देख पिता पुत्र चौंक जाते हैं, यानी उमा चश्मे लगाती है। राम स्वरूप उनकी मंशा जान बहाना बनाते हैं। पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी से प्रभावित हो गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। और लड़की के पिता अपनी बात को संभालते हुए कहते हैं कि ये चश्मा पढ़ाई लिखाई से नहीं लगा है या आंखें कमज़ोर है इस वजह से नहीं लगा है, बल्कि आंखें दुखनी आ गई थी, इसी के कारण कुछ दिनों के लिए लगाया गया है। गोपाल प्रसाद जानना चाहते हैं कि कहीं पढ़ाई लिखाई के कारण तो ये चश्मा नहीं लगा है ना। गाने बजाने के बारे में पूछने पर उमा सितार उठा लेती है और मीराबाई का एक प्रसिद्ध भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई भजन सुनाती है। तभी उसकी आंखें शंकर से मिलती है और वे गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद पेंटिंग और सिलाई की जानकारी लेते हैं और इनाम वगैरह जीतने की बात करते हैं, लेकिन उमा चुप ही रहती है। उमा की डांट। आइए जानते हैं ऐसा क्या होता है कि उमा को डांटना पड़ता है या अपना स्वर ऊंचा करना पड़ता है। गोपाल प्रसाद के ये कहने पर कि उमा को बोलना चाहिए, उमा दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई हो तो अच्छा, वरना। वे आगे कहती है, जरा इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती। उमा अपने आप से किए जाने वाले सवाल जवाब, पेंटिंग आती है कि नहीं, सिलाई आती है कि नहीं, गाना गाकर सुनाओ, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हो। उसको लगता है कि मेरी हालत कुर्सी मेज के समान है जिसे खरीदा और बेचा जा रहा है। उमा को गुस्सा आ जाता है और वो ऊंचे स्वर में इस तरह का प्रतिवाद करती है। आगे उमा के स्वाभिमान को चोट लगती है और उसके स्वाभिमान को चुनौती भी मिलती है। आगे उमा क्या कहती है? उमा गोपाल प्रसाद को कहती है, और आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आजू बाजू क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा, हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की है और न ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपने मान और इज्जत का ख्याल है। आपके बेटे को तो नौकरानी के पैर पड़ मुंह छिपाकर भागना पड़ा था। जैसे ही गोपाल प्रसाद छड़ी उठाने को तैयार होते हैं, उमा उन्हें और चिढ़ा देती है।
घर जाकर ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के पास रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। यहाँ पर उमा शंकर को पहचान लेती है। ये वही लड़का है जो लड़कियों के हॉस्टल के आसपास पकड़ा गया था और किस तरह से भगाया गया था। उमा द्वारा इस तरह गुस्से में बात किए जाने के बाद बाबू गोपाल प्रसाद चेहरे पर बेबसी लिए और गुस्सा लिए, साथ में शंकर रुआंसापन लिए बाहर चले जाते हैं। राम स्वरूप धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। प्रेमा भी घबराहट की स्थिति में वहां आती है। तभी रतन मक्खन लेकर लौटता है। सभी लोग उसकी ओर देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। यहीं पर हमारी एकांकी रीढ़ की हड्डी की समाप्ति हो जाती है। एकांकी समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारी सोच यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। हम बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अनेक सवाल हमारे सामने लेखक यहाँ पर खड़े कर देते हैं, जिनके बारे में हम काफ़ी दिनों तक सोचते रह जाते हैं। और एक सफल रचना का यही महत्व होता है, यही उसकी खूबी होती है कि वो अपने पाठकों के मन में अनेक सवाल उत्पन्न कर देती है, वो उनको सोचने के ऊपर मजबूर कर देती है। पाठ समाप्त हो जाता है, लेकिन अनेक दिनों तक पाठ से संबंधित जो सवाल होते हैं, जो बातें होती हैं, जो व्यंग होता है, वो हमारे साथ साथ चलता हुआ जाता है। ऐसा ही इस एकांकी रीढ़ की हड्डी को पढ़ने के बाद पाठकों के साथ होता है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने उन लोगों की कलई खोली है जो लड़कियों को भेड़ बकरियां या फर्नीचर मानते हैं। यह एकांकी लड़कियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व की रक्षा भी करती हुई दिखाई देती है। दो मुहे व्यक्तित्व वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। चरित्रहीन लोगों को रीढ़ विहीन बताया गया है। ऐसे एकांकी और नाटकों से समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लड़कियों को अपने अधिकारों की जानकारी होती है, वे सतर्क होती हैं तथा कभी भी किसी के द्वारा प्रताड़ित नहीं होती। इस तरह के एकांकी और नाटक समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने रीढ़ की हड्डी एकांकी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की है। आशा करती हूँ आपको सभी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।